नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। देखिए, आज चर्चा का विषय बेहद गंभीर है क्योंकि पूरी दुनिया इस समय है तनाव के हालात में। तो बड़ी बात यही, क्या विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? तीसरा विश्व युद्ध। क्या दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ उतर चुकी हैं? ये बड़े सवाल इसीलिए क्योंकि दुनिया तबाही के मुहाने पर है। इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर दिया। राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई अहम ठिकानों पर जबरदस्त धमाके सुने गए। सुप्रीम लीडर खामनेई के आवास समेत बुशर और इस्फहान पर भी कई हमले हुए हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट और सैन्य अड्डों के साथ ही IRGC के दफ्तर पर भी अटैक किए गए। जवाब में ईरान ने भी इजराइल के हाइफा समेत दूसरे इलाकों पर हमले किए। इसके अलावा अबू धाबी और कतर पर भी मिसाइल अटैक किया गया। उधर अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर प्रचंड हमले जारी हैं। तो वहीं पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के आम लोगों के भी मारे जाने के बाद तालिबान के लड़ाकों के पाकिस्तान पर हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच तो जंग लगातार है ही लगातार तनावपूर्ण हालात में, क्योंकि अब इस जंग का 5वां साल शुरू हो चुका है और अब रूस के साथ यूक्रेन भी प्रचंड हमले कर रहा है। कोई रुकने को तैयार नहीं। तो क्या ये साल 2026 वर्ल्ड वॉर 3 की तस्वीर दिखा रहा है? विश्व युद्ध 3 की तस्वीर है। ये जो आपने तस्वीरें देखी, ये दरअसल आशंका यही पैदा कर रही है, कहीं जंग की छोटी छोटी ज्वाला मिलकर विश्व युद्ध तो नहीं बना रही। और आइए इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी वॉर ब्रेकिंग सामने आई ईरान हमलों से जुड़ी हुई। जी हां, ईरान हमले से जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग। ईरान में 20 से ज्यादा लोगों की जान अभी तक गई है। जिस तरह से यूएस और इजराइल ने हमले किए हैं ताबड़तोड़ ईरान पर, और बड़े दावे यहाँ पर इजराइल कर रहा था कि उसने IRGC या फिर ईरान के जो तमाम सैन्य कमांडर्स हैं उनको टारगेट किया, लेकिन ईरान ने कहा नहीं, एक भी सैन्य अधिकारी की जान नहीं गई बल्कि मासूम लोगों की जान गई है। ये बार बार बातें सामने आ रही हैं। ईरान में 20 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर यहाँ पर सामने आई, जो इस युद्ध के और विध्वंस होने का सिंपल सा प्रमाण है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर इजराइल यूएस हमलों के बीच में। दरअसल ईरान ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। जिस तरह से हालात हैं, हमने रोकने के लिए बैठक बुलाने की मांग की गई है। ये मान के चलिए कि ईरान पहले से ही तैयार तो था कि इजराइल और अमेरिका उस पर दबाव बना रहे हैं, और ईरान ने पहले ही कहा था कि हम अमेरिका की शर्तों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। ईरान तैयार था, लेकिन अब जिस तरह से हमले किए गए हैं, ईरान ने सुरक्षा परिषद के सामने अब गुहार लगाई है कि हमलों को रोका जाए, बैठक बुलाने की मांग की है। बैठक बुलाई जाए और उसके बाद में इन परिस्थितियों को देखा जाए, बताया जाए कि किस तरह से इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान में आम जनता पर दबाव बना रखे हैं। ये कहा जाए कि जिस रूप में तमाम जो अपनी डिफेंस ड्रोन हैं उनको तो एक्टिव किया ही गया है। लगातार बड़े बड़े हथियार भी यहाँ पर एक्टिव हैं। बड़े बड़े हथियार सीधे सीधे टारगेट कर रखे हैं इजराइल के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर। अब ऐसे में बड़े सवाल हैं। बड़े सवाल ये, क्या ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत केवल दिखावा थी? क्या ईरान अब अमेरिका की शर्तों पर समझौते के लिए राजी हो जाएगा? क्या रूस और चीन की मदद के बावजूद ईरान हमलों को नाकाम नहीं कर पाया? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए आपको उनसे जल्दी से मिलवाती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल हिमांशी सिंह मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही, तो भू राजनीतिक विशेषज्ञ पूर्णिमा नाथ कनेक्ट हो रही हैं, और ईरान से ही ईरान मामलों के जानकार डॉक्टर उमैर अनस भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं इन तमाम परिस्थितियों को समझने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाती चलती हूँ। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग भगदड़ मच गई है जैसे ही धमाकों की आवाज सुनाई दी, जैसे ही हमले हुए। तस्वीरें इतनी ज्यादा विचलित करने वाली है कि आपको स्पष्ट भी नहीं दिखा सकते, लेकिन जहां जहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे बात ईरान पर हुए हमले की, इजराइल ने जो हमले किए, या फिर ईरान के रिटेलिएशन की, जो अमेरिकी बेसिस जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में तैनात हैं मौजूद हैं, वहां पर हमले करने की बात, या फिर इजराइल को ही सीधे निशाना बनाने की बात हुई। लगातार ये तस्वीरें बहुत व्यापक विध्वंस को दर्शाती हैं। मैं सबसे पहले ईरान से कनेक्ट हुए हमारे खास मेहमान डॉक्टर उमैर अनस का रुख करना चाह रही हूँ। डॉक्टर उमैर अनस, आप ज्यादा बखूबी बता पाएंगे कि आखिर अभी क्या हालात है ईरान में?
देखिए, आज सुबह अमेरिका और इजराइल की तरफ से जॉइंटली तकरीबन 10 बड़े शहरों में एक साथ हमले किए गए हैं। और ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक हैं, पिछले बार की तरह रैंडम नहीं है बल्कि कोऑर्डिनेटेड है। और यहाँ तक कि जो चाबहार बिल्कुल ईस्टर्न साइड का जो सिटी है, बलूचिस्तान, जो ईरान का बलूचिस्तान है उससे लगा हुआ शहर है, वहाँ तक की वो अटैक हुए हैं। और वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है उन लोगों ने जो वीडियोस शेयर किए हैं अपने लोगों के साथ, उसके मुताबिक जो उनको शक था कि यहाँ पर भी कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, तो उनको भी उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो इससे ये बात एक साफ हो जाती है, तकरीबन 10 बड़े शहरों में एक साथ अटैक किया है। और जैसा कि उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि करीब वो 4 दिन तक की ये पूरी लड़ाई करेंगे, 4 दिन तक की करेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब पिछले जून में जो हमला किया था ट्रंप ने, और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और उसमें सबसे ज़्यादा बॉम्ब जो है एम्यूनिशन यूज़ किया गया था, अगर उस वक्त उन्होंने जब दावा किया था कि उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन और इजराइल के पास या तो इंटेलिजेंस की कमी है कि उनको नहीं मालूम है कि वो उन्हें कहाँ कार्रवाई करनी है, और या फिर उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको प्रॉपरली ट्रेस कर सकें और पूरी तरह से उसको एलिमिनेट कर सकें। तो इसलिए अब इस राउंड की जो जंग है, लड़ाई है, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक समझौता हो जाने की जो संभावना थी उसको रोक देने के लिए पूरा हमला किया गया है। कल आपने देखा कि रात तक की और आज सुबह तक की जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका वॉशिंगटन में है, वहां से उनका सीधे इंटरव्यू आ रहा है कि सारी चीजों पर डिस्कशन तकरीबन हो गया है और जी। एक टेक्निकल टीम डिस्कशन करने लगी है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये ईरान के ऊपर जो इस बार जो हमला हुआ है वो बातचीत को ही रोकने के लिए पूरी तरह से किया गया है। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, लेकिन ये इस परिस्थितियों के तो हालात पहले से ही यहाँ पर नजर आ रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो बार बार अंदेशे की हम बात कर रहे हैं कि क्या ये विश्व युद्ध तीसरे की एक तरह से एक पड़ाव नजर आ रहा है। कर्नल हिमांशु सिंह का मैं रुख करना चाह रही हूँ। कर्नल हिमांशु सिंह, एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध 5वें साल में प्रवेश कर जाता है, दूसरी तरफ हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फिर से तनाव है, और अब तो ईरान और इजराइल का जो ये कहा जाए कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि ऐसे हालात बनेंगे, और वही एक बार फिर से हुआ। लेकिन इस बीच यूएन की बड़ी भूमिका, यूएन ने खासतौर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध को लेकर चिंता जाहिर की, लेकिन ईरान को लेकर कोई भी अभी तक रिएक्शन सामने नहीं आया। क्या ये वजह है कि उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है? नमस्कार, जय हिंद जी। बिल्कुल यही वजह है। देखिए, इस समय अमेरिका जो है वो बेल लगाम घोड़े की तरह दौड़ा जा रहा है, और नेतन्याहू युद्ध के लिए बहुत ज्यादा उतावले थे। इसीलिए जो भी आपने अपनी ओपनिंग कमेंट में जो कवर किया है, बातचीत को रोकने के लिए नेतन्याहू इतने उतावले थे कि उन्होंने आज सुबह हमला कर दिया है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है, ईरान कोई बकरी का मेमना नहीं है कि ये लोग आएंगे, अटैक करेंगे और उनकी शर्तें वो मान लेगा। युद्ध बहुत भीषण होगा इस बार, क्योंकि 12 दिन का जो हमने पुराना युद्ध देखा था उसमें ईरान ने अपना सबक सीखा है, अमेरिका और इजराइल ने भी अपना सबक सीखा होगा। लेकिन जिस हिसाब से ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी मल्टीप्लाई की है, देखिए उसने अभी थोड़ी देर पहले यूएई में अटैक किया है, बहरीन में जो उसकी 5th फ्लीट है उस पर अटैक किया है, दोहा, कतर, अबू धाबी, हर जगह अब इतने सारे इसमें जो गल्फ कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान कोशिश करेगा कि बहुत सारा दबाव अमेरिका और इजराइल पे बनाया जाए कि वो इस युद्ध को रोकें, नहीं तो इसकी विभीषिका से बहुत समय तक पूरा मिडिल ईस्ट जलने वाला है। और ईरान की कैपेसिटी को जो इन्होंने कम करके आंका है वो एक बहुत बड़ी भूल है। उसके पास जो शहद ड्रोन है वो अभी शुरू हो गए। देखिए, अभी लेबनान से जो इनके एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के मिलिशिया हैं वो शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब मल्टी लेयर्ड अटैक शुरू होगा, और पहले ईरान अपनी मिसाइलों को भेजेगा, और उसने जैसा कहा था कि मेरे पास 3000 मिसाइलें एक साथ हमला करने के लिए तैयार हैं। जो कैपेबिलिटी होती है, चाहे हम इजराइल का आयरन डोम ले लें, वो एक पॉइंट के बाद सैचुरेट होने लगते हैं, उसके बाद एक्चुअल डैमेज का पता चलेगा। लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता है कि चाहे बातचीत भी होगी, जो भी होगा,
इसका कोई समाधान बहुत जल्दी निकलने वाला बिल्कुल। है। और देखिए, नैना जी। बातचीत से अगर समाधान निकलना होता तो 3 दौर की बातचीत तो जिनेवा में हो चुकी, लेकिन उस बातचीत के बाद का ही ये हाल है। मैं बाकी रक्षा विशेषज्ञों का रुख करूं, लेकिन पूर्णिमा नाथ का रुख कर रही हूं। मेरे साथ में यूएस डायरेक्ट कनेक्ट हो रही हैं। पूर्णिमा जी, ईरान में तो बड़ी हलचल है, लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ईरान और इजराइल में ये तनाव नजर आ रहा है, उसमें पूरी भूमिका और बड़ा रोल जो है वो अमेरिका का है, डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य रोल है। क्या अमेरिका में भी इसको लेकर कोई हलचल है? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले तो मैं ये बताऊंगी आपको, ये जो हो रहा है कि मिडल ऑफ द नाइट हियर, तो यहाँ पे इतना हलचल तो लिटरली नहीं होगी, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, हम पूरी रात बैठे हुए बातें कर रहे हैं इसके ऊपर। बट देखिए, ये बहुत सीरियस मामला है। डोनाल्ड ट्रंप हैड बीन लाइंग टू आवर पीपल फॉर क्वाइट सम टाइम कि वो ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। दो लिटरली अटैक होने से पहले भी मैंने एक न्यूज़ देखा हुआ था जहाँ पे लिखा हुआ था कि पीस विद इन रीच। ईरान ने बोला है कि उन्होंने एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे और बनाने का कोई प्लान भी नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर अटैक हुआ है। अभी पता चल रहा है ये कि लिटरली ये जो अटैक है वो पहले से स्केड्यूल्ड है और पहले से दिन भी चुना हुआ है। तो आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन लाइंग टू अस फॉर क्वाइट सम टाइम। आज जो स्ट्राइक होने के बाद वो जाके बयान दे रहे थे, वहां पे ये बोल रहे थे कि कैजुअलिटी होने वाला है। ये अगले 50 साल तक ये चिल्लाएंगे अमेरिका से। वाइट अमेरिकन क्रिश्चियन नेशनलिस्ट जो है वो चिल्लाएंगे कि हमारा एनिमी हमारे ऊपर अटैक कर रहे, हमारे कंट्री को अब्यूज कर रहे हैं और हमारे एनिमी को हमें जाके मारना है। ये तो ये यानी कि एक आजा के चिंगारी लगा के विक्टिम बनने की कोशिश है। और इसमें कोई शक नहीं कि चाहे बात जो अभी हालात हैं उसको क्रिएट करने के लिए बहुत मुख्य जो बड़ा रोल है उसमें कहा जा रहा है अमेरिका का भी बड़ा रोल है। साहिल जी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? और दूसरी बात ये कि ये तो एक्सपेक्टेड था कि अगर जिनेवा में जो बैठक है वो तो सिर्फ एक रस्म अदायगी भर है और कुछ नहीं, लेकिन क्या यहाँ पर अब जिस तरह से सुरक्षा बैठक की बात कही गई है, मांग की गई है कि बैठक बुलाई जाए ईरान की तरफ से, क्या ये कहा जाए कि ईरान ने शुरुआत में ही ये मान लिया है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अभी इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो बहुत ज्यादा टाइम तक अमेरिका और इजराइल के आगे टिक नहीं पाएगा? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के भी अन्य देश भी शामिल हो चुके हैं। सर, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। किस लेवल पे ये रिक्वेस्ट की गई है यूनाइटेड नेशंस के इंटरवेंशन की, मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन अगर ये ऑफिशियल है तो आप ये माने कि ईरान ने युद्ध शुरू होते ही घुटने टेक दिए, ऑलमोस्ट अपनी हार मान ली है। अच्छा। क्योंकि अब इतने घंटे गुजर चुके हैं, काफी ज्यादा अटैक्स ईरान के ऊपर लैंड कर चुके हैं और उन्होंने अपनी खुद की जो फिलॉसफी आज से 1-1.5 महीना पहले कह रहे थे कि इट में टर्न इनटू अ रीजनल वॉर, जहां पे उनकी ये कोशिश थी कि अमेरिकन अटैक को अगेंस्ट इस्लामिक नेशंस एक कलर देंगे ताकि सारे रीजनल पावर्स ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। और आज उन्होंने एक बहुत मेजर टैक्टिकल एरर किया है कि बहरीन में, कतार में, यूएई में यूएस एसेट्स को हिट करने की कोशिश की है। बहरीन में तो उन्होंने शायद इनके नेवल ऑफिस को डिस्ट्रॉय भी किया है पार्शली। तो इसका मतलब कि ये जितना भी रीजनल वॉर का कलर करना चाहते थे वो अब सक्सेसफुल नहीं होगा। और एट द सेम टाइम अगर आपको इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि इजराइल ने अटैक किया है आपके ऊपर, तो अभी तक आपने ऑल आउट अटैक इजराइल के अगेंस्ट क्यों नहीं किया? तो मच बिफोर द वॉर हैज एक्चुअली बिगन, ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ईरान ने इस वॉर में अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम एकदम नेस्तनाबूद के करीब पहुंच गया। लेकिन आशीष जी, इस बीच एक बड़ी अपडेट मैं अपने दर्शकों को बता दूं। खबर ये सामने आ रही है कि एक अमेरिकी ऑफिशियल की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया है कि खासतौर से अमेरिका जो है, अमेरिका विल कंटिन्यू टू लॉन्च एक्सटेंसिव स्ट्राइक्स फ्रॉम एयर एंड सी एट ईरान। यानी कि ये मान के चलिए, भले ही ईरान ये मदद की गुहार लगा रहा हो या घुटने टेकने की बात कर रहा हो, अमेरिका फिलहाल रुकने वाला नहीं है। साहिल जी, प्लीज बी कंटिन्यू। Exactly in tandem with what Israel said in the morning hours कि हम 3 से 4 दिन तक इस मिशन पे रहेंगे जब तक कि मिशन ऑब्जेक्टिव, जो कि ईरान की लीडरशिप को ऑब्लिटरेट करना, ईरान के न्यूक्स को खत्म करना और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को
तहस नहस कर देना। उन्होंने जो वर्ड यूज किया है आईडीएफ की तरफ से ऑफिशियल जो आज उन्होंने जारी किया है, उसमें उन्होंने बोला है वी विल रीजनेबली डिग्रेड द पावर्स ऑफ दिस एक्सट्रीमिस्ट रजीम। उन्होंने पहली बार आतंकवादी शब्द का यूज किया है प्रेजेंट रजीम के लिए, दोनों देशों ने, अमेरिका ने और इजराइल ने आज सुबह। उसके पहले कुछ नपे तुले वर्ड्स आते थे, और उन्होंने इसके वॉर वेजिंग पावर्स को डिग्रेड करने के लिए मिशन ऑब्जेक्टिव रखा है। वो 3 से 4 दिन में अचीव करेंगे। जितना एक्सपेक्टेड था ईरान का रिटेलिएशन, उसका 10% भी अभी तक नहीं दिख रहा है। और उन्होंने, जैसा कि मैंने बोला अभी कुछ मिनट पहले, कि उन्होंने जो बोला था रीजनल वॉर में इसको कन्वर्ट कर देंगे, सारे इस्लामिक नेशंस एक साथ आ जाएंगे अमेरिका के अगेंस्ट, वो अब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कम से कम 7-8 नेबर्स पे, यूएस एसेट्स पे अटैक किया है, और कुछ इनके नेबरिंग कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री एसेट्स, नॉट यूएस मिलिट्री एसेट्स, को यूज किया है इनके मिसाइल्स को डाउन करने के लिए, जिसमें से एक जॉर्डन भी है। जॉर्डन ने ऑफिशियली बोला है कि उन्होंने 2 ईरानियन मिसाइल्स को डाउन किया है। तो इसका मतलब ये रीजनल वॉर नहीं हो पाएगा। और इन्हीं घंटों के एनालिसिस के बाद शायद वो यूनाइटेड नेशंस की शरण में जाना चाहते हैं, जिसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका इस वॉर को, आज जब अमेरिका में सुबह होगी तो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप इज लाइकली टू एड्रेस द कांग्रेस। वो 2 सफाइयां देंगे कि स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में उन्होंने इस बात की जानकारी कांग्रेस को क्यों नहीं दी, परमिशन क्यों नहीं ली, और प्रेजेंट में उनका क्या एम ऑब्जेक्टिव है, वो आज सुबह जब वहां सवेरा होगा कुछ घंटों के बाद तो बताएंगे। जी, अब ये देखने वाली बात है कि फिलहाल क्योंकि वक्त का अंतर है वहां पर और यहाँ पर, लेकिन वहां की जब सुबह इतनी ज्यादा काले धुएं वाली रही, तो रात और कितनी ज्यादा गहरी होगी, और लोग किस तरह से डर के साए में यहाँ पर ये रात गुजारेंगे, ये समझा जा सकता है। जहां पर चारों तरफ सिर्फ या तो सायरन की आवाज सुनाई दे रही है या फिर सिर्फ धमाकों की आवाज। और ये जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ना, ये भी देखते चलिए, ये अपने आप में किस तरह से घातक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि ईरान के उन इलाकों पर टारगेट किया गया जहां पर जो खामनेई के सबसे सेफ भी माने जाते हैं, खामनेई के कंपाउंड को टारगेट किया गया था। तो अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने की बात यहाँ पर है। कर्नल संजीत सिरोही, एक और बात यहाँ पर समझाने की कोशिश कीजिएगा। एक तरफ क्योंकि हम लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि यह हमला किन परिस्थितियों में बना, क्या हुआ, लेकिन अब जो बड़ी बातें हैं, अभी खबर ये आई है कि हिजबुल्लाह की तरफ से यह अब ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। उसका कहना है कि जल्द ही यूएस बेसिस को टारगेट कर सकता है वो, और जो तमाम ऐसे प्रॉक्सीज हैं। दरअसल यही तो इजराइल और अमेरिका का एक बड़ा टेंशन था। तो क्या लगता है, क्या अब एक बार फिर से एक वो बड़ी विध्वंस की तस्वीर इन चाहे बात हुती विद्रोहियों की जाए, हिजबुल्लाह की जाए, या तमाम ऐसे जो प्रॉक्सी माने जाते हैं ईरान के, अब उनका क्या स्टैंड होगा? देखिए, जहां तक प्रॉक्सीज का सवाल है, क्योंकि प्रॉक्सीज की रोजी रोटी जो है ईरान से चलती है, उनके हथियार पैसा सब ईरान से आता है, तो वो जो है अपनी तरफ से ईरान को ये शो करेंगे कि जी हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी लड़ाई की कितनी क्षमता है वो हम जानते हैं। हमास बुरी तरह खत्म हो चुका है, हिजबुल्लाह जो है बुरी तरह खत्म हो चुका है, हौतीज कुछ ना कुछ नुकसान जरूर रेड सी में जितने ये कार्गो शिप्स हैं उनके ऊपर हमला कर सकता है। और उसके बाद जो एक इराक में एक प्रॉक्सी है जिसका नाम है कतेबे हिजबुल्लाह, उन्होंने कल ही जो है अपने फाइटर्स को जो ये ऐलान किया था कि अगर अमेरिका हमला करता है ईरान के ऊपर तो हम जो है जो ईरान की जो अमेरिका के बेसिस हैं इराक में है या आसपास जो बेसिस हैं हम उनके ऊपर हमला करेंगे। तो ये चारों प्रॉक्सीज जो है हमला जरूर करेंगे, क्योंकि इनको पता कि आने वाले समय में अगर इनका अस्तित्व रहना है तो इनको जो है ईरान की मदद करनी पड़ेगी। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जहां तक सवाल इस चीज का है कि जो जैसे ग्रुप कैप्टन साहब कह रहे थे कि वो जो है मेरा ख्याल जो है घुटने टेक गया है और वो जो है इसलिए वो गुहार कर रहा है, मेरा एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट है। मेरा ये मानना है कि इतनी जल्दी अगर ईरान को हार माननी थी तो ईरान ने क्यों नहीं, जो नेगोशिएशन टेबल पे जब उनको मौका मिला था तो उस समय क्यों नहीं ये शर्तें मान ली। अगर वो अब ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जा रहे हैं और वहां पे जाके गुहार कर रहे कि लड़ाई को बंद कर दी जाए, तो आपको लगता है कि अमेरिका बंद करेगा या इजराइल बंद करेगा? क्योंकि अमेरिका को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई परवाह नहीं है कि उनके पास वीटो पावर है। तो वहां से अगर कोई प्रस्ताव भी आता है लड़ाई बंद करने का तो वो जो वीटो पावर इस्तेमाल कर लेगा। तो ये लड़ाई जब तक जो इनका, मैं सुबह से यही कह रहा हूं कि जो इनका 1 पॉइंट एजेंडा है वो अय्यतुल्लाह खमैनी को खत्म करना है और रजीम को चेंज करना है। अब वो 2 दिन में चेंज हो जाए, 10 दिन में चेंज हो, वो डिपेंड करता है इनकी काबिलियत के ऊपर
और ईरान की रिटेलिएशन के ऊपर। लेकिन अब सर, ये लेकिन देखना, क्या ये ऐसा लगता है कि क्या ये खामनेई को टारगेट करके विध्वंस को और भी ज्यादा बढ़ावा दे देंगे क्या? मुझे लगता है कि ये ओमार ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ओमार अनस, जरा ये बताइए, क्योंकि एक तरफ ये भी कहानी बार बार सामने आ रही है कि ईरान ने खासतौर से सुरक्षा बैठक को अपील की है कि वो बैठक को बुलाए और उसके बाद में इन हमलों पर जरा संज्ञान लें। क्या घुटने टेक दिए हैं ईरान ने? देखिए, ये सब बातें इस तरह की मैंने समझता ठीक होती हैं। घुटने टेकना वगैरह ये सब बिलावजे की बातें होती हैं। डिप्लोमेसी में नहीं, सारे ठीक है। अच्छा, ऑप्शन होते शब्दों हैं को एक मैं देश के अगर पास। दूसरे तरीके से देखूं, क्योंकि इस दौरान जो हमले हुए उसमें आम जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, क्या उन सारी परिस्थितियों को लेकर एक तरह से शांति की अपील की गई है? देखिए, ईरान में जो आर्थिक हालात हैं वो सचमुच में बहुत खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यहाँ लोग बैठे हुए हैं कि इजराइल उनके घर में आ जाए और उनके ऊपर कब्जा कर ले। इसके लिए ऐसी ऐसी इतनी ज्यादा खराब कौम नहीं है ये कि वो अपने घर के लोगों को मारने के लिए बाहर के लोगों को बुलाए। तो मैं नहीं समझता कि ईरान के अंदर अभी इतने हालात खराब हो गए हैं। जो लोग वहां पर खामेनी की मुखालफत कर रहे हैं, दूसरे लोगों की मुखालफत कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह समझा है कि बाहर का दुश्मन और अमेरिका या इजराइल आकर के हमला करेगा तो वो हमारे लिए कोई फूल के रास्ते नहीं बिछा देंगे। तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। उसके बारे में तो ईरान के सभी लोगों को पूरी तरह से इत्मीनान है कि वो समस्या पैदा नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, जंग शुरू हो जाती है। अभी हमारे कोई साथी यहाँ पर कह रहे थे कि कैसे कैसे ईरान बहुत जल्दी सरेंडर कर सकता है। जंग शुरू हो सकती है, वो जंग शुरू करना आसान है। लेकिन हमने देखा है कि यही अमेरिका है, यही सुपर पावर कंट्री है जो अफगानिस्तान में कितना 20 साल तक की वो वहां पर रहे, इसके बावजूद भी जिस तरह से वो वहां से निकाले गए या निकले, तो वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो ईरान तो अफगानिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क है। वो अमेरिका के पास 4-6 दिन के लिए अटैक करने के लिए एक रणनीति हो सकती है, 1 हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की रणनीति हो सकती है। लेकिन रिजीम चेंज करने के लिए जिस तरह से उनको बूट ऑन द ग्राउंड चाहिए, वो करने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं चाहते। और अगर वो उसके लिए आते हैं तो फिर वो अफगानिस्तान से भी ज्यादा बुरे हालात में फंस जाएंगे। और बहुत सारे अमेरिका के ऐसे अच्छा, लेकिन उमर जी, एक और बात ये बताइए, क्योंकि ये बड़े दावे किए जा रखे हैं कि भले ही अभी हमले का वहां पर वक्त थोड़ा सा बदल गया हो सुबह से लेकर रात तक, क्या अभी भी वही इंटेंसिटी अभी भी नजर आ रही है क्या? क्योंकि अमेरिका ये दावा कर रहा है समंदर से लेकर आसमान तक लगातार हम मिसाइलें दागेंगे और हमला करेंगे। नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि इधर से ईरान ने भी जवाबी हमले किए हैं। 2 राउंड के हमले यहाँ पर से इजराइल के ऊपर हो चुके हैं और 5 गल्फ देश जो हैं उनकी कैपिटल्स में जहां जहां अमेरिका के बेसिस हैं वहां पर हमले हो चुके हैं। ईरान ने एक पिक्चर क्लियर कर दी है कि हम जंग को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे और उसकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ही भारी हम कर देंगे। तो ईरान ने एक फ्रेमवर्क दे दिया है कि जंग अब इस दायरे में होगी और इसकी वजह से अमेरिका को एक रिकंसिडरेशन करना होगा कि क्या वो इस जंग को इतना लंबा खींचे। ठीक है, लेकिन बातचीत, क्या पूर्णिमा जी बातचीत हो नहीं पाई या और कुछ युद्ध के अलावा और कोई रास्ता हो सकता था? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप तो शांति के मसीहा बनते हैं पूरे संसार में कि मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए, इतनी जंगों को शांत करा दिया, तो आखिर यहाँ पर ये चिंगारी लगाकर क्यों निकल गए? मैं मुस्कुरा रही हूँ इसीलिए कि आपने बताया कि बातचीत किस तरह का बातचीत, गन ऑन द हेड, टेरर डिस्गाइज्ड एज ए डिप्लोमेसी, इसको आप डिप्लोमेसी कहेंगे। आज ईरान उनके टारगेट में, कल इंडिया आपके टारगेट में होंगे। आज ईरान का सैंक्शंस लगा के उनका इकोनॉमी का ये सिचुएशन बना दिया। आप सर ने थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान की बात किया। मैं ईरान की रिजीम, मुल्ला रिजीम या हिजाबी रिजीम जो है उनको कंडोन नहीं कर रही हूँ। उनको, उनका जो मिसोजिनिस्टिक एंटी वुमेन को ऐसे ट्रीट करना, उनको शक्ल में बंद करके रखना और ये सब मेरे आई डोंट टॉलरेट दैट माई सेल्फ। लेकिन मेरा अधिकार नहीं बनता कि मैं कोई भी कंट्री में जाके वहां पे लेक्चर लगा के सिखाने जाऊं कि उनको कैसे रहना है। उनका अपना कंट्री, उनको लोगों को पसंद नहीं आया तो वो विद्रोह करे। उनको रिजीम चेंज करना है कि अंदर से करे। अगर प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट करे, लोग कर रहे। और मैं वहां पे यहाँ पे आवाज उठाती हूँ कि वहां पे लड़कियों के ऊपर एसिड डाला जाता है एक्सेट्रा। मासा अमीनी का कैसे क्या सिचुएशन कर रहा है, एग्जीक्यूशन तो चलता रहता है। आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड ईरानी regime is not democratic, I get it। मुस्लिम शरिया एजेंडा होगा तो कैसे चलेगा? इंडिया में भी यही चल रहा है।
अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी दिन के बाद आपको यही प्रॉब्लम आपको शिया और सुन्नी में आपको दिखेगा इंडिया में। लेकिन मेरा पॉइंट है वेरी सिंपल है, फाउंडेशनल क्वेश्चन है, अमेरिका कौन है? Who is America to go around the world to dictate, define who is terrorist, who is not terrorist, किसको जीना है, आप किसको बार-बार नहीं जीना? भारत का नाम लेती है कि आज ईरान है कल भारत होगा। भारत और ईरान में भी परिस्थितियां बहुत जुदा हैं, मुझे लगता है हालात बहुत ज्यादा जुदा हैं। और दूसरी तरफ बात ये शिया और सुन्नी वाली जो लड़ाई है, सुनिए ना पूर्णिमा जी, शिया और सुन्नी वाली लड़ाई ये हर जगह पर हो सकती है, क्योंकि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर जो बेसिकली मुख्य रिजीम है, हिंदुस्तान की वो तस्वीर बहुत ज्यादा मुझे, मतलब मैं आपके इस पॉइंट से इत्तेफाक नहीं रखती, ठीक है हो सकता है आपका एक अलग पर्सपेक्टिव हो, लेकिन भारत अपना स्टैंड क्लियर कट रखता है हर चीज को लेकर। तो भारत और अमेरिका के बीच में, अगर भारत और ईरान के बीच का वो जो परिस्थितियां हैं वो तो बहुत ज्यादा अलग हैं। संजीत सिरोही जी, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? कह रहे हो जी, मतलब भारत, और आप देखिए भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत के 144 करोड़ लोग अपने जो है लीडर को चुनते हैं। और जहां तक शिया और सुन्नी का सवाल है, मुझे नहीं लगता आज तक कभी भारत के अंदर शिया और सुन्नी की लड़ाई हुई हो। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ पूर्णिमा जी को, शिया और सुन्नी की लड़ाई सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में होती है। जहां नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, आप इंडिया देख लो, नेपाल देख लो, जहां पे भी मुस्लिम है जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पे शिया और सुन्नी की लड़ाई कभी नहीं होती है। तो ये जो एग्जांपल आपने दिया है, ये दिस वी डोंट एग्री टू इट। इंडिया और ईरान के बीच में यू कैन, देयर इज नो कंपैरिजन। ईरान जो है एक इस्लामिक स्टेट है, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, और स्टेट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ सेक्युलर है। तो भारत के साथ ये कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता है कि भारत के साथ ये सब काम नहीं कर सकते जो वो बाकी वेनेजुएला, ईरान या जो है डेनमार्क को बोल देंगे ग्रीनलैंड लेंगे। इंडिया इज ए बिग कंट्री एंड इट इज ए इमर्जिंग इकोनॉमी। तो इंडिया को अपना जो है जगह पता है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता है 50% टैरिफ लगाने के बाद भी अगर इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है और जो एक्सपोर्ट हमारे बढ़ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का साहब के कहने से, धमकी देने से इंडिया इज नॉट गोइंग टू गेट बॉम्ब डाउन। तो इसलिए जी, और सर एक और बात, क्योंकि पूर्णिमा जी शायद अभी कुछ समय पहले ही, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि 48 घंटे भी प्रॉपर नहीं हुए, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद इजराइल में थे, वहां पर आराम से मुलाकात कर आए हैं, उसको लेकर एक बड़ी तस्वीर जरूर नजर आई है। पूर्णिमा जी आप कुछ कह रही थी? जी सॉरी जी, क्वेश्चन क्या था? नहीं, मैं वही आपकी बात को एड ऑन कर रही थी। संजीत सिरोही जी ने जो बात कही, खासतौर से ईरान और भारत के बीच के बड़े देखिए, इंडिया की बात जो मैं करती हूँ, मैं आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विथ यू व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। आप आपके कंट्री के साथ खड़े रहे, वो इंडिया मेरा भी कंट्री, वहां पे मेरा जन्म हुआ है। लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं था। पॉइंट ये है कि इंडिया को भी सीखना चाहिए ईरान क्या कर रहा है। ईरान और यूएस में जो ताकत है, द मिलिट्री कैपेबिलिटीज। आप ये बताइए कि आप ये चाहती है कि ईरान में जिस तरह से नॉन डेमोक्रेटिक, अभी आपने कहा कि भाई वहां पे महिलाओं की क्या स्थिति है, भारत डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पर बाकायदा लोग वोट देते हैं और जो पसंद नहीं आता उसे सत्ता से हटा भी देते हैं। बांग्लादेश में से भगाया जाता है। हिंदूज का क्या सिचुएशन है? जब आपके हिंदूज को वेस्ट बंगाल में जलाया जाता है, तब कहाँ पे रहते हो? हिंदूज को, इंडियंस को सीखना चाहिए आज क्या है रिटालिएशन का मतलब क्या है, और डिफेंड, अपने आप को डिफेंड करने का क्या है। ईरान छोटा कंट्री हो सकता है, ईरान के पास कैपेबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन वो आज अमेरिका के जैसे कंट्री को वो दाब दिखा रहा है। वो शर्त नहीं माना है, अपने शर्त पे चल रहा है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अच्छा, डिप्लोमेसी या जंग, दोनों में से आप, डिप्लोमेसी या जंग, दोनों में से आप क्या बात सही मानती हैं? फिर मैं हिमांशी जी कुछ कहना चाह रही है, डिप्लोमेसी या जंग? पूर्णिमा जी आप बस ये बता दीजिए, डिप्लोमेसी या जंग, आप क्या किसे उचित मानती हैं? मैं तो कहती हूँ डिप्लोमेसी सही है। ये तो जंग है, डिप्लोमेटिक इंडिया डिप्लोमेसी से ही तो जवाब देता है। हिमांशी जी आप कुछ कह रही हैं? यही मैं कहती हूँ इंडिया की, पूर्णिमा जी ट्रम्प की पार्टी से ही है। नहीं, लेकिन वो बेबाकी से बात भी रखती हैं, नो डाउट। नहीं, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ, मैं डिप्लोमेसी और जंग की बात कर रही हूँ कि उन्होंने इनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। देखिए, भारत जैसे देश में जहां हमारे पास इंदिरा गांधी एक प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं और इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है, अमेरिका आज तक किसी भी महिला को अपने सर्वोच्च पद पे नहीं ला पाया है। तो मुझे लगता है कि जो खाइयां हैं बहुत तरह की, चाहे आप उसको मिसोजिनिस्ट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, अमेरिका को बहुत सारी चीजों में देखने की जरूरत है। वो बाहर जाके जो हम
दूसरों को बताते हैं कि आपने अपना देश ऐसे चलाना है, वैसे चलाना है। इनके मिनीसोटा, मिनापोलिस में कितना हंगामा हुआ है, आइस ने कितने लोगों को मारा है। और अभी कल परसों ही ट्रंप ने एक सोमिलई मूल की महिला, मुस्लिम महिला के ऊपर जिस तरीके से लगातार डायरेक्ट अटैक किए थे वर्बल, और उन्होंने उसको रिटेलिएट किया था। आई थिंक the more Muslim, Hindu, Christian thing is prevalent in America than India. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें इन चीजों पे अमेरिका को बताना चाहिए कि आप बाकी देशों में जाकर वहां पर पाठ पढ़ाने की बजाय पहले देखें कि आपके जो आसपास की चीजें हैं, आपके जो इतने सारे क्षेत्र हैं, उसमें क्या हो रहा है। और जहां तक इराक, अभी इराक पे तो ये अभी हमला नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर बहुत सारे धार्मिक क्षेत्र हैं, तो उसको भी फिलहाल अलग रखा जाएगा क्योंकि इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है और वहां पर बहुत सारे इनके धार्मिक स्थल हैं, तो इसलिए अभी तक इन्होंने इराक के ऊपर वार नहीं किया। लेकिन ईरान जिस तरीके से अभी अगले 48 घंटे में इट इज गोइंग टू अटैक अमेरिका, इजराइल और ये सारे बेसिस, अगले 48 घंटे तक लड़ाई बहुत भयानक होगी। कोई किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ेगा, लेकिन युद्ध में असली ताकत का पता चलता है कि पहले कौन कितना जबरदस्त हमला कर सकता है। बिल्कुल, उसके बाद आपकी लड़ाई में सैचुरेशन आने लग जाता है और इजरायली सैचुरेशन जो उसका आयरन डोम है और बाकी चीजें हैं, उसके बाद पता चलेगा। देखिए अमेरिका और इजराइल की अभी जो हालात है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल चल रहा है शह और मात का खेल, जो ये पिछले कई सालों से जरूर नजर आ रहा है। जी, बात पूरी कीजिएगा। देखिए अमेरिका और इजराइल के पास सबसे बड़ी जो पावर है वो है इनका मीडिया। वेस्टर्न मीडिया उस चीज को दिखाता है जो अमेरिका कहना चाहता है, और ईरान की तरफ से हमें कोई खबर नहीं मिल रही है। उन्होंने अभी इस समय इंटरनेट बंद किया हुआ है, खबरों को कर्ब किया हुआ है। तो अब ये तो लास्ट टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने फौर्दो को बिल्कुल खत्म कर दिया, लेकिन बाद में हमें पता चला वहां कुछ डैमेज नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका एक फेक नरेटिव पूरी दुनिया में फैलाता है कि हम जीत गए, हम इतनी बड़ी फ्लीट, इनके 5 जहाज ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ईरान लगातार इनके जहां पर भी बेसिस हैं उन कंट्रीज में डैमेज कर पा रहा है, बुर्ज खलीफा तक को इन्होंने खाली करवाया है यूएई में, जो बहुत सेफ जगह मानी जाती थी। तो हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा बायस हो जाते हैं अमेरिका और इजराइल को लेके। हम कभी भी शत्रु को कम ना समझें। अगर 7 महीने ईरान ने अपनी तैयारी की है, उसको पता था कि अमेरिका और इजराइल उसके पास वापस आएंगे। वो इस समय अपनी पुरानी कमियों से सीख चुका है। अगर कोई नहीं सीखा है तो वो इजराइल है, क्योंकि उसने वही पैटर्न फॉलो किया जो उसने पिछली बार किया था। ये मुझे ऐसा लगता है कि ईरान को पता था कि वो भाई वन मैन आर्मी के तौर पे लड़ रहा है। उसके सामने मिडिल ईस्ट के तमाम देश अलग है, सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत। लेकिन इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल इसी कॉन्फिडेंस में है कि भाई उसे बैकअप सपोर्ट है अमेरिका का। कहीं ऐसा ना हो जाए आशीष साहे जी, जिस तरह से अभी लगातार ज़ेलेंस्की अब ये नाराजगी जता रहे हैं कि अमेरिका ने एक तरह से अपना छत्र छाया वापस ले लिया है यूक्रेन से, और जो हालात हैं अब उसको लेकर तमाम अलग अलग देश, इवन यूके तक ने कहा कि भाई हम क्यों आखिर फंड कर रहे हैं, हम क्यों परिस्थितियां ऐसी क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या इजराइल अमेरिका के नाम पे इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है? और वो ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी धराशायी हो सकता है, वो जो बलून है कभी भी बर्स्ट हो सकता है क्या? सर ऑडियो अनम्यूट कर ले प्लीज। इजराइल का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है नैना। ये पूरा युद्ध, इस समय की पूरी जो डायनामिक्स है मिडिल ईस्ट की, वो इस करके है कि इजराइल अगर ये नहीं करेगा तो ईरान कोई कोशिश कसर नहीं छोड़ेगा इजराइल को आज से 10, 15, 20 सालों में मेथोडिकल तरीके से प्रॉक्सीज। लेकिन आशीष सर ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा मैं जो पढ़ रही थी तो उसमें ये बड़ा दिलचस्प रहा कि शुरुआती वक्त में तो ईरान और इजराइल के रिश्ते बड़े गुडी गुडी रहे, फ्लाइट्स भी चलती थी बाकायदा इजराइल से ईरान के बीच में, बड़े अच्छे से व्यापार भी हुआ करते थे। लेकिन इस्लामिक क्रांति 1979 के बाद में हालात ऐसे बदले कि ईरान को इजराइल छोटा शैतान नजर आने लगा, अमेरिका बड़ा शैतान नजर आने लगा, और तब से लेकर अभी हालात ही नहीं सुधरे। देखें, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं। इफ आई कैन जस्ट रिव्यू, अगर आप बोले कि 1979 से पहले ये करीब थे, तो उसके कुछ 100 साल और पहले चले जाइए तो इब्राहिम से ही निकले ये सारे। क्रिश्चियनिटी, ज़ायनिज्म, ज्यूज, इस्लाम, ऑल हैव कम आउट ऑफ वन इब्राहिम, सिंगल एंटिटी। तो लेकिन देखें आज एक दूसरे के खून के प्यासे पूरी दुनिया में, मतलब जितने युद्ध होते हैं ज्यादातर इन्हीं के
चारों तरफ इवॉल्व होते हैं। इजराइल प्रेजेंट डे में उसके एग्जिस्टेंस पे थ्रेट है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और ईरान का प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल को खत्म करके पैलेस्टाइन को वहां ऑल पावरफुल बना देने का। तो उनके लिए ये बहुत ही लेजिटिमेट एक्शन है कि इजराइल अपने मेन एनिमी जो कि ईरान है उसको न्यूट्रलाइज करे या उसके वो पावर्स खत्म कर दे जिससे इजराइल की एग्जिस्टेंस पे खतरा हो। एट द सेम टाइम यूनाइटेड स्टेट्स का कोई रोल नहीं है इस पूरे लड़ाई में। हाँ, वो एज अ बिग ब्रदर अगर इजराइल को सपोर्ट करना चाहता है तो इसके दूसरे तरीके हो सकते थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके, और वो ईरान वर्सेस इजराइल छोड़ सकता था ताकि ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस ना हो। लेकिन साहिद सर, यहाँ पर अमेरिका ने तो ये भी कहा ना नेतन्याहू को कि भाई अगर आप इजराइल हमला करें हम आपको सपोर्ट करेंगे। शुरुआत वो नहीं करना चाहता। देखिए, जो हमने पहले आपके साथ एक बार नैना डिस्कस किया था, इट इज ऑल्सो अ बिजनेस ऑफ वॉर। अमेरिका में ट्रंप ने कोशिश की नोबेल पीस की, नहीं मिला, उसको तुरंत ये बताया गया कि आपके टैरिफ लॉन्ग ड्रॉन नहीं है प्रोसेस। अगर आपके पांचों मेजर वॉर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स 5 ही हैं जो दुनिया के 50% वॉर इक्विपमेंट गोला बारूद बनाते हैं कन्वेंशनल, उनका अगर दुकान बंद कर देंगे आप, इंटरनेशनल पीस सारी लड़ाइयां में रुकवा दूंगा, तो आपकी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। तो ये एक बहुत क्रूअल रियलिटी है बिहाइंड व्हाट ट्रंप इज डूइंग टुडे, कि वहां बिजनेस ऑफ वॉर, अमेरिकन बिजनेस, अमेरिकन इकोनॉमी इज वेरी हेवीली डिपेंडेंट, उनके जीडीपी का मेजर हिस्सा है 5 मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वेपन एंड सिस्टम्स गोला बारूद मिलाकर, वो सारा भी उनको इजराइल के थ्रू, उनके बाकी जितने भी नाटो कंट्रीज हैं जहां भी वो सप्लाई करते हैं, यूक्रेन को बैकडोर से दे रहे हैं, एक वो भी बहुत मेजर मुद्दा है अमेरिका का इसमें घुसने के लिए। तो इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करना बंद कर देगा तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इजराइल टू टेक ऑन ईरान और सम अदर मेजर नेशंस, क्योंकि नाटो की ताकत भी अब काफी कम हो चुकी है, यूरोपियन कंट्रीज की अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, और इंडिया काफी तटस्थ देश है, और चाइना apparently because of oil things वो जी जी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अपने आप में ये बात अपने आप में और भी ज़्यादा गंभीर इसीलिए हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हम लगातार देखते रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में इस तनाव में अमेरिका ने कई बार बातचीत या मध्यस्थता की कोशिश की और ये कहा कि भाई बातचीत की जाएगी। इवन कुछ समय पहले भी जब 2 दौर की बातचीत होती रही, उसके बाद में भी ये कहा गया था कि तीसरे दौर में उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद जो है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाती है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं, बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी हुई ही सामने आई है कि तेल अवीव में बस स्टैंड पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं, विध्वंसक मिसाइलें हैं। ईरानी मिसाइल हमले से बस स्टैंड पूरी तरह से तबाह हुआ है। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब ये देखिए, ये तस्वीर सामने आई है फिर मिसाइल अटैक के बाद में किस तरह से वहां पर विध्वंस के हालात हैं। कई लोग इसकी जद में आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जब इतने लंबे वक्त से हमले की तैयारी की जा रही थी तो कहा यह जा रहा है कि जब उस हमले की तैयारी की गई तो जाहिर सी बात है टारगेट पूरी तरह से सेट होते हैं, लेकिन ऐसे अब जो आम जनता वाले ऐसे तमाम इलाके अगर उन्हें टारगेट किया जाए तो क्या मतलब है। ये अब सैटेलाइट इमेजेस भी देखिए, ड्रोन इमेजेस भी सामने आ रही हैं, किस तरह से बाकायदा टारगेट सेट करके वहां पर हमलों को अंजाम दिया गया। पहले आपको तस्वीर नजर आएगी और उसके बाद में सिर्फ धुंधलापन नजर आता है। दरअसल वो धमाके के बाद का धुंधलापन, और ये धुंधलापन है एक तरह से उम्मीद का भी, क्या ये जंग अब यहाँ पर कंट्रोल होगी या फिर वही खतरनाक दौर एक बार फिर से नजर आएगा जो कभी ईरान और इजराइल के बीच में पहले भी देखने को मिला है। पहले भी 10 से ज्यादा दिनों तक जब जंग रही तो दोनों देशों को बहुत बड़ा डैमेज हुआ, लेकिन एक बार फिर क्या उसी दौर की तरफ हम जा रहे हैं। क्या ये जंग सिर्फ एक दिन की जंग होकर खत्म हो जाएगी या फिर 10 दिन और खिंचेगी या उससे भी ज्यादा खिंचती हुई नजर आएगी। ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं यहाँ पर रुक करना चाह रही हूँ ईरान से हमारे साथ में जुड़े खास मेहमान का, ओएमआर असर का, अनस का। जरा ओएमआर जी एक बात और ये बताइए कि जब पिछली बार हमने देखा था इजराइल और ईरान के बीच में जब जंग हुई तो उस दौरान कितना नुकसान हुआ था, खासतौर से ईरान की अगर बात करें, क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले से ही बहुत ज्यादा डगमगाई हुई है। उस समय जो पूरा नुकसान हुआ, क्या एक बार फिर से ईरान इस तरह के किसी डैमेज को फुलफिल करने के लिए या झेलने के लिए रेडी है क्या?
देखिए नैना जी, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे काफी रिस्पेक्टेड लोग मौजूद हैं जो हर तरह से उसका एक एनालिसिस कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि ईरान की जो सभ्यता है उसकी जो उम्र है वो तकरीबन 5000 साल हो चुकी है, और भारत भी 7-8 हजार साल पुरानी सभ्यता है। और अमेरिका सभ्यताओं के इस पूरे ग्रुप में अभी एक बच्चा है 250 साल पुराना। मसला ये है कि अमेरिका को और इजराइल को ये बात लगती है कि शक्ति और ताकत ही सब कुछ है जिससे हर चीज सॉल्व की जा सकती है। और उन्होंने जी, अगर मैं देश के नाम की बात करूं कि भारत जब नाम पड़ा उस लिहाज से भले यहाँ पर आपको ये लग रहा हो कि 250 साल पुराना, लेकिन सभ्यता के लिहाज से मुझे लगता है कि सदियों से पुराना उसका अस्तित्व है। शायद अगर आप उसे ढूंढने या टटोलने भी बैठेंगे तो शायद नहीं, देखिए अमेरिका के बारे में हम लोग को, सब लोगों को इतना पता है कि जब से वहां पर यूरोपियन गए हैं वहां पर उन्होंने कॉलोनाइज किया, उसके बाद ही बड़ी जी। नहीं, भारत को मैंने कहा 7-8 हजार साल पुरानी सभ्यता है, मैंने तो ये कहा। ओके, ठीक है, भारत, मैंने पहले ईरान को कहा, फिर कहा भारत 7-8 हजार साल और पुरानी सभ्यता है भारत की। तो सभ्यताओं के मामले में वो बहुत ही जूनियर है। तो इसलिए जब हम सभ्यताओं की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ ताकत के जरिए चीजों को जीतने में विश्वास नहीं करते। अमेरिका और इजराइल मिलकर के जिस तरह से ताकत के बल पर हर चीज को जीतना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, वो उसकी एक लिमिट है, और उस लिमिट पे जाने के बाद वो हार जाते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में, वियतनाम में, दुनिया और इराक में सभी जगहों पर वो गए हैं, 10-10 साल 20-20 साल जाकर के उन्होंने किया है काम। और अभी एक आपके साथी यहाँ पर बोल रहे थे कि उनका मकसद ही होता है कि वो एक वॉर की इकोनॉमी को मेंटेन रखें। तो उनके लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि उन्होंने 5 लाख लोगों को मार दिया, 10 लाख लोगों को मार दिया, इससे उनको कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो दूसरे लोग हुआ करते थे जो अशोक राजा की तरह होते थे कि अगर 5 लाख लोग मर गए तो वो उस दुख में ही चले गए कि हमने ऐसी जीत हासिल कर ली तो फिर क्या फायदा, क्योंकि हमने इतने लोगों को मार दिया। ये सभ्यताओं में होता है, ये अमेरिका के उसमें नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि इजराइल जिस तरह से शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है उसकी जो लिमिट है वो पहुंच चुका है ऑलरेडी। और आप देखिए दुनिया में अभी एक तकरीबन 50-100 साल पहले की बात है कि लोग वेस्टर्न कहलाने में अपने आप को फख्र महसूस करते थे, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन में और वेस्टर्न रिवोल्यूशन के जरिए बहुत सारी अच्छी चीजें दुनिया को मिली हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो वेस्ट का मतलब एक बार्बरिज्म, एक बॉम्बिंग, हमला, जंगे, हथियार, इससे उसका पूरा मतलब हो चुका है। तो ऐसे में वेस्ट जो है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन और उसका जो एक एजेंट है क्षेत्र में जो अमेरिका का इंस्पेक्टर बनकर, क्योंकि ये कोई पहली बार तो नहीं है। इसके पहले हम ईरान और अमेरिका की भी जो लड़ाई है वो जंग गाहे बगाहे या ये कहा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कई बार देखते रहे हैं। मैं चर्चा कंटिन्यू रखूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। बड़ी खबर इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी हुई ही है, सामने आ रही है खबर ये कि ईरानी मिसाइलों ने जॉर्डन को भी निशाना बनाया है। जॉर्डन में मौजूद एयरबेस पर जमकर धमाका हुआ, जोरदार धमाका हुआ, और धमाका ऐसा कि दूर तक धुएं का गुबार नजर आया। वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाऊंगी, लेकिन लगातार अब ये कहा जाए कि मिडिल ईस्ट धधक रहा है, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, चरम पर आ रहा है। और ये तो अभी कहा जाए कि IRGC की तरफ से किए गए हमलों की तस्वीर है। लगातार जो तमाम प्रॉक्सीज हैं उनके लिए भी एक बड़ी तस्वीर आने वाले वक्त में विध्वंस की और डर की बनेगी क्या, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह हो या फिर हुती विद्रोही और इसके अलावा इवन अलग अलग देश, उनकी तरफ से भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ये जो हमले हुए ये मानवता के खिलाफ, सभ्यता के खिलाफ जरूर यहाँ पर नजर आता है। मैं कर्नल सिरोही करूं, लेकिन अनस आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। मुझे एक बात जरूर ये बताइए, क्या वहां पर अभी युद्ध की या फिर ये कहा जाए सायरनों की आवाज बंद हो गई है क्या, मिसाइलों की गर्जना बंद हो गई है क्या, या अभी भी जारी है? नहीं, अभी इस वक्त रुका हुआ है, लेकिन उन्होंने जैसा कि कहा है कि वो अभी और आगे करेंगे, क्योंकि इधर से जवाबी कार्रवाई हुई है और बहुत ही बड़े पैमाने पर हुई है। तो मुझे मेरा समझना यह है कि ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है वो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड है। अभी डैमेज ईरान ने जंग का दायरा बहुत बढ़ा दिया। कहा यह जा रहा है कि खासतौर से ईरान के कई कमांडर्स को, कई आम जनता को, इवन खामनेई के कंपाउंड तक को टारगेट किया गया। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। तकरीबन 10 शहरों में एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक हुए हैं और उसमें भारी
नुकसान हुआ है, और उन्होंने जो इंस्टॉलेशन है उसको मेनली टारगेट किया है, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको टारगेट किया है। मैं ये नहीं समझूंगा कि सिविलियन का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन एक स्कूल है जहां पर बच्चियां पढ़ती थी, तकरीबन 4 बच्चियों को वो शहीद हुई हैं वहां पर, उनको इसराइली उसमें जो स्ट्राइक हुई है उसमें वो बच्चियां स्कूल में खत्म हुई हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये बोलिए मुझे ये बस ये कंप्लीट कर लेने दीजिए जरा सा एक मिनट के अंदर, कि इजराइल एक सभ्य देश के रूप में रहने के लिए अभी तैयार नहीं है, और जिस तरह से वो बर्बरियत कर रहा है उनमें, और उनको मारने वाले जो आप देखेंगे, नाजी हिटलर ने यहूदियों को मारा था, आज उनमें और हिटलर में बहुत ज्यादा फर्क बाकी रह जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने दुश्मन की तरह मत हो जाइए। साहिर जी, आपकी इस बात से सहमत नहीं है? इजराइल का थ्रेट एग्जिस्टेंस का है, बहुत छोटा कंट्री है, और ये सारे राष्ट्र उसके अगल बगल मिलकर एकजुट होकर उसको अब ग्लोबल एग्जिस्टेंस उसका खत्म करना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने ये स्वरूप लिया है जो आज उनका स्वरूप है। अगर हम उनको फ्रीली इवॉल्व होने देंगे, जूस को ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर और तेहरान तक, अगर उस पूरी रेस को खत्म करने का एक ग्लोबल डिजाइन रहेगा, तो इजराइल के पिछले कुछ वर्षों के सारे करामात एकदम जस्टिफाइड है। इसके लिए इनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, उनके एग्जिस्टेंस को ऑब्लिटरेट करने का ग्लोबल डिजाइन, जो एंटी सेमेटिसिज्म जिसको बोल रहे हैं, ग्लोबलाइज सेमेटिसिज्म, इंतिफादा को ग्लोबलाइज करो, मतलब ज्यूज को खत्म कर दो, इसको रोकना पड़ेगा। जी भाई, हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, हम ज्यादा फालतू के प्रोपेगेंडा टाइप की किताबें नहीं पढ़ते, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। चलिए ठीक है, ये जरूर कहा जा सकता है कि अपने अपने इश्यूज हैं, क्योंकि आप ईरान से ही जुड़े हुए हैं तो आप उससे रिलेटेड जरूर बोलेंगे। लेकिन संजीत सिरोही जी, अब यहाँ पर जिस तरह से कोलैटरल डैमेज की बात कही गई, हम देख रहे हैं पिछले कई वक्त से, लंबे वक्त से तैयारियां की गई, तो चाहे बात इजराइल हो, ईरान हो या कोई भी देश हो, टारगेट उनके सेट रहते हैं, टारगेट सेट करने के बाद में हमले को अंजाम दिया जाता है। तो सर, जिस रूप में बड़े स्तर पर मानव जन की जान जा रही है, वो क्या है? क्या ये कोई मैसेज देने की कोशिश है, डराने की कोशिश है? देखिए, अगर इजराइल की काबिलियत, अमेरिका की काबिलियत इतनी है कि अगर वो चाहें तो प्रिसिजन 1 मीटर के अंदर अंदर वो अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। अगर उतनी काबिलियत होने के बाद भी अगर ईरान में सिविलियन मर रहे हैं, तो आपकी बात जो है मैं उससे पूरा सहमत हूँ। ये सिर्फ लोगों को अंदर डर पैदा करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए कर रहे। ये कोई छोटे मोटे देश नहीं है कि जो कहीं पे भी गोला मार दिया तो कोई मर गया तो ठीक है। ये वो देश है जो कि टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हैं, और इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस होके भी अगर सिविलियन मर रहे हैं, कोलैटरल डैमेज हो रहा है, तो इससे साफ जाहिर ये है कि या तो इनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, और या तो ये जानबूझ के जो है सिविलियंस को मार रहे हैं। नंबर 1। नंबर दूसरा, जो हमारे ईरान से भाई आए वो जो बात करे, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इजराइल, हमास ने इजराइल पे हमला किया, 1200-1300 आदमी मार दिए, लेकिन 1300 आदमियों को मारने के लिए 70-80 हजार लोगों को मारना, जिसमें ज्यादातर बच्चे औरतें शामिल हैं, वो कहाँ का जस्टिफिकेशन? आई हैव नॉट अंडरस्टूड इट। आप हमला करो, हमास को मारो, लेकिन बच्चों और औरतों को आप मार के आप जो है अपने आप को ये कहो कि क्योंकि आपके पास पावर है, आपको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। कल अमेरिका अगर 2 दिन के लिए सपोर्ट कर दे तो इजराइल के पास इतनी मिसाइलें नहीं होगी जो वो ईरान को मार सके। बिल्कुल। और नंबर तीसरा, मैं जी सर प्लीज थोड़ा जल्दी। यस, तीसरी चीज मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो आप ये देखिए, जो आयरन डोम सिस्टम है वो उसकी कुछ क्षमता है, उस क्षमता से ज्यादा जब इजराइल स्ट्राइक, जो ईरानियन स्ट्राइक करेंगे तो वो उसको रोक नहीं पाएगा। नंबर 1। और नंबर दूसरा, जो ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो इतने महंगे नहीं है। अदर जो आयरन डोम की जो मिसाइल्स हैं जो कि उनको ड्रोन को गिराती है वो बहुत महंगी है। तो ये लड़ाई जितनी ज्यादा चलेगी उतना ही इजराइल को नुकसान होगा, और उतना ही और इसमें जो है कोई शक नहीं अमेरिका सर, को नुकसान जिन ड्रोन की बात करते हैं वो ईरान की ताकत है, सस्ते बने हुए लोकल स्तर पे, लेकिन बड़े डैमेज करने में सक्षम है। तो ये कहा जाए कि ईरान को नुकसान होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शायद इजराइल को नुकसान झेलना पड़ सकता है। पिछली बार के भी उसमें होगा। सब वक्त की बहुत कमी है, प्लीज मैं यहाँ पर माफी के साथ रोकना चाह रही हूँ, लेकिन आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर ये तनाव बरकरार है। आखिर इस जंग का क्या आने वाले वक्त में हिस्सा नजर आएगा, ये देखने वाली बात है। वक्त एक छोटे
से ब्रेक का इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।